हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल नॉलेज सिटी में। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अपनी वही सीरीज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसके अंदर मैं आपको 2 यूनिट प्रोवाइड करा चुका हूं, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 1। इससे पहले कि अगर आपने कोई भी वीडियो नहीं देखी तो दोस्तों देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट का, ठीक है। और जिन लोगों का एचआरएम का एग्जाम आने वाला है तो वो वीडियो तो देखते रहे, साथ 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 में ही मैंने आपको प्रोवाइड करा रखी है एचआरएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक वीडियो, जिसमें से पिछली बार के एचआरएम के सारे क्वेश्चन उसी वीडियो में से आए थे। चाहे तो आप कमेंट के अंदर फीडबैक भी पढ़ सकते हैं बच्चों का, ठीक है। तो उस वीडियो का लिंक भी ऊपर आई बटन में देख लो, जाकर देख लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे, बिल्कुल छोड़ के मत जाना। और उनमें एक क्वेश्चन वो भी है जो इस चैप्टर का है, जिसको आज हम पढ़ेंगे। तो अगर आपने ये वाली वीडियो पूरी देख ली तो आपका उसमें से एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, मतलब पेपर में वो क्वेश्चन आएगा तो आप कर दोगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। गाइस, चैप्टर का नाम है परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो भाई परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? परफॉर्मेंस अप्रेजल 2 वर्ड है। पहले हम जानते हैं परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस क्या होता है? तो परफॉर्मेंस वो होता है जो एक व्यक्ति परफॉर्म करता है, एक व्यक्ति जो काम करता है, उसी को हम परफॉर्मेंस कहते हैं। अब मान लीजिए एक व्यक्ति है, 2 व्यक्ति हैं, राम श्याम। राम श्याम एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है। दोनों को बोला गया कि भाई आपको पूरे दिन में 10-10 यूनिट बनानी है गुड़ की। क्या एग्जाम्पल समझना ध्यान से। एक है राम, एक है श्याम, एक फैक्ट्री में काम करते हैं। दोनों से बोला गया कि भाई आप लोगों को एक गुड्स है, उसकी 10 यूनिट बनानी है पूरे दिन में। देखना, राम ने पूरे दिन काम किया, बहुत मेहनत की, 10 यूनिट बनाई। शाम ने पूरे दिन काम भी किया, बैठा, बातें भी की, गप्पे मारी, और शाम मात्र 9 यूनिट ही बना पाया। तो गाइस, ये जो इन्होंने काम किया है, ये इनकी क्या है? परफॉर्मेंस। क्या है? परफॉर्मेंस। कि इसको टास्क दोनों को बराबर मिला था, टाइम दोनों के पास बराबर था। मान लीजिए 8 घंटे थे दोनों के पास, ठीक है। टाइम भी बराबर था और गुड्स भी बराबर बनाने थे, लेकिन राम ने अपना टास्क कंप्लीट किया, शाम ने कंप्लीट नहीं कर पाया। दोस्तों, इसी को हम बोलते हैं परफॉर्मेंस, जो उन्होंने काम किया। और इसी परफॉर्मेंस के बेस्ड पे हम निकालते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। कि अप्रेजल मतलब होता है कि चेक करना कि किसने कितना अच्छा काम किया। देखते हैं, पढ़िए। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज द मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग, यानी कि तौलना, मापना, द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज, कि एम्प्लॉय के बिहेवियर को मापना, जांचना, चेक करना इन द वर्क स्पॉट। वर्क स्पॉट क्या? काम की जगह पे। ये फैक्ट्री में दोनों काम कर रहे थे ना, काम की जगह पे। नॉर्मली इंक्लूडिंग द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ जॉब परफॉर्मेंस। कि भैया जॉब परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या होता है? कि व्यक्ति की क्वांटिटेटिव, कि कितनी क्वांटिटी उसने बनाई। मान लीजिए जो काम वो करता है वहाँ माल बनाना पड़ता है, तो माल की कितनी क्वांटिटी बनाई। जैसे मैं एग्जांपल का देखा था, 10 क्वांटिटी दी है, तो कितनी उन्होंने क्वांटिटी बनाई। और दूसरा क्वालिटी, कि भैया देखिए, अब आपको माल बनाने को दिया गया, आप बना तो बहुत तेजी में रहो, लोग 10 बना पा रहे हैं, आप 20 बना रहे हो, लेकिन आपकी क्वालिटी खराब है, अच्छा नहीं बना रहे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, 2 लोग हैं, 2 लोगों को चेयर बनाने को बोला गया, ठीक है। एक ने 1 घंटे में 5 चेयर बना पाया, मान लेते हैं, और एक घंटे में 3 ही बना पाया। लेकिन ये तो उनकी क्वालिटी, क्या क्वांटिटी हो गई। लेकिन जब उनकी क्वालिटी चेक करी गई तो जिसने 3 बनाई थी उसकी क्वालिटी बढ़िया थी, मजबूत कुर्सियाँ बनाई थी, ज़्यादा देन दूसरे वाले ने जल्दी जल्दी में क्वालिटी का ध्यान नहीं दिया और कुर्सियाँ अच्छी नहीं बनी क्वालिटी के हिसाब से। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल दोनों चीज़ों को देखता है, क्वांटिटी को भी और क्वालिटी को भी, कि आपने क्वांटिटी सही बनाई कि नहीं बनाई और क्वालिटी अच्छी बनाई या नहीं बनाई, ठीक है ना। देखिए, तो इसी को हम बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस को देख के ही हम अप्रेजल निकाल पाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस। देखिए, हाँ, कैरेक्टरिस्टिक। अब कुछ इसकी विशेषताएं भी होती हैं, जान लीजिए। सिस्टेमेटिक प्रोसेस, कि भाई परफॉर्मेंस अप्रेजल एक सिस्टेमेटिक प्रोसेस होता है। हाँ, परफॉर्मेंस अप्रेजल से एक बात याद रखना, जहाँ भी लिखा हो परफॉर्मेंस अप्रेजल, मतलब आप किसी व्यक्ति की परफॉर्मेंस चेक कर रहे हो, ठीक है। तो हाँ, सिस्टेमेटिक तरीका क्या होता है? कि भाई ये सिस्टेमेटिक तरीका मतलब कि इसमें यह नहीं होता कि परफॉर्मेंस किसी भी फैक्टर को देख के कर दी जाए अप्रेज, नहीं। एक एक चीज़ को ध्यान से देखा जाता है। ये नहीं कि 2 व्यक्ति सामने खड़े हैं, आपने दोनों की शक्ल देख के बता दिया ये अच्छा काम करता होगा, ये अच्छा काम नहीं करता होगा। क्यों भाई? ऐसा क्या लिखा है शक्ल में? आप उन्हें काम को देखिए कि काम कितना अच्छा किया, कितना टाइम में किया, क्वालिटी देखिए, क्वांटिटी देखिए। तो पूरे सिस्टमेटिक तरीके से देखा जाता है, तब जाके परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। अगला देखिए, इट ट्राई टू फाइंड आउट हाउ वेल द एम्प्लॉय इज परफॉर्मिंग
द जॉब एंड ट्राइज टू स्टेब्लिश अ प्लान फॉर फर्दर इंप्रूवमेंट। कि भाई परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर मैंने क्या बताया, चेक करा जाता है काम, ठीक है, व्यक्ति का। तो व्यक्ति के काम को आपको ऐसे चेक करना है कि आप देख सकें कि कहाँ कहाँ वो गलती कर रहा है, ठीक है, और अगर गलती कर रहा है तो उस गलती को हम कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं जिससे कि फ्यूचर में वो गलती ना हो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कैरिड आउट पीरियडिकली, कि भाई इसको भी तरीके से किया जाता है, मतलब इसके लिए भी पूरा प्लान बनाया जाता है, ये नहीं मुंह उठा के काम कर दिया, पूरा एक प्लान बनाया जाता है कि भाई कैसे कैसे हम किसी की परफॉर्मेंस को चेक करेंगे, ठीक है ना। इट इज़ नॉट अ पास्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी, कि भाई पास्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी नहीं है, ये पास्ट को देख के कभी नहीं चलती यानी पिछले पहले क्या गलती की थी, ये फ्यूचर को देख के चलती है कि फ्यूचर में आप ये गलती ना करो, ठीक है ना। इट फोर्सेस मैनेजर टू बी कोचेस, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों पॉइंट, इट फोर्सेस मैनेजर टू बी कोचेस रेदर देन जजेस। ये मैनेजर को सिखाता है कि आपको कोचेस बनना है, जजेस नहीं बनना। मतलब कि अगर व्यक्ति गलती कर रहा है तो उस गलती को सुधारने में उसकी मदद कीजिए, अगर उसे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो उसे समझाइए, कोच बनिए, मतलब सिखाइए। ये नहीं कि जज कि गलत कर दिया तो उसे डांटा फटकारा, सिखाया कुछ भी नहीं, खूब डांटा उसे, तो जज मत बनिए, कोच बनिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और गाइस हमें ज़िंदगी में भी इस रूल को अपनाना चाहिए कि अगर हमारे साथ वाला व्यक्ति कोई गलती कर रहा है, ठीक है, तो हमें उस गलती को तुरंत जज नहीं करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि कहाँ वो अटक रहा है, कौन सी दिक्कत कर रहा है। उसे अगर हम सिखा सकते हैं तो हम सिखाएं, रेदर देन कि उसे जज करें कि भाई जा तुझसे नहीं होगा, तू तो गलत कर रहा है। इससे क्या होगा, सामने वाले का मोटिवेशन भी डाउन होगा, वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, कि भाई उद्देश्य क्या है परफॉर्मेंस अप्रेजल के। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनसेशन डिसीजन, कि भाई जब आप किसी व्यक्ति की काम को चेक कर पाओगे तभी तो पता कर सकते हो कि इसे कितनी सैलरी देनी चाहिए, उतनी सैलरी के लायक है या नहीं है। गाइस माइक गिरने के कारण यहाँ पर थोड़ी 2.5 मिनट की वीडियो में आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, इसलिए मैं ऊपर से ओवरलैप कर रहा हूँ। गाइस यहाँ हम बात कर रहे थे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। पहला ऑब्जेक्टिव हमारा होता है कंपनसेशन डिसीजन। दोस्तों अगर हम किसी व्यक्ति का परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं करेंगे तो हम उसका कंपनसेशन भी डिसाइड नहीं कर सकते। अगर आपको पता होगा कि कौन व्यक्ति किस तरीके से काम कर रहा है, कितनी एफिशिएंसी के साथ कर रहा है, तो आप उसको उसी प्रकार से पे करोगे। अगर आप देखोगे कि व्यक्ति अच्छा काम नहीं कर रहा तो आप उसको ज़्यादा पे नहीं करोगे, उसको बोनस देना भी नहीं चाहोगे, है ना। अगला है हमारा प्रमोशन डिसीजन। गाइस प्रमोशन डिसीजन के अंदर भी यही होता है कि अगर आपको पता है कि व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, आपने उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल किया, चेक किया उसे कि हाँ भाई वो अपने टाइम पे आ रहा है, टाइम पे अटेंडेंस लगा रहा है, टाइम पे काम खत्म कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है, तो आप उसको प्रमोशन भी दोगे। तो प्रमोशन डिसीजन भी हमारा लिंक होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल से। गाइज अगली बात है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की। गाइज परफॉर्मेंस अप्रेजल करने के बाद ही आप पता कर सकते हो कि किसको ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है और किसको नहीं। दो व्यक्ति हैं राम और श्याम, आपने दोनों को देखा कि दोनों को आपने काम पे लगाया, आप देख रहे हैं कि राम फुर्ती से कर रहा है, अच्छे से कर रहा है, लेकिन श्याम अच्छे से नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि श्याम को कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही। तो यहाँ आपने चेक किया कि श्याम को दिक्कत आ रही है समझने में, तो अब यहाँ पे आप श्याम को ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे जिससे श्याम भी अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सके। अगला दोस्तों फीडबैक। परफॉर्मेंस अप्रेजल से हमें फीडबैक भी मिलता है कि हमें कौन सा व्यक्ति कैसा काम कर रहा है, उसके बारे में जानकारी भी हमें परफॉर्मेंस अप्रेजल ही देता है। अगला पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट में दोस्तों आप ऐसे देखेंगे कि सारे व्यक्ति सेम काम कर रहे हैं, लेकिन कौन अच्छे से कर रहा है, कौन दिए हुए टाइम में अपना काम पूरा कर रहा है और कौन कितना अपने आप को डेवलप कर रहा है। अपने आप को डेवलप से मतलब कि कौन नई नई चीज़ें जल्दी सीख रहा है, कौन जल्दी नहीं सीख पा रहा। तो इससे आपको उनकी पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में भी पता चलेगा। गाइस बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हु विल अप्रेज। कि भाई हमने बात कर ली कि अप्रेजल क्या होता है कि व्यक्ति के काम को चेक करना, वर्कर के काम को चेक करना, एम्प्लॉय के काम को चेक करना। चेक करने के लिए एक और व्यक्ति चाहिए। वो व्यक्ति कौन होगा, कौन करेगा एम्प्लॉय के काम को चेक? क्या बॉस आके चेक करेगा? अगर बॉस एम्प्लॉय के काम को चेक करेगा, एक एक एम्प्लॉय के काम को चेक करेगा, तो बॉस अपना काम कब करेगा? कि टाइम तो उतना ही है। तो कौन चेक करेगा, ये है सबसे बड़ा सवाल। तो इसका देखते हैं जवाब। देखिए हु विल अप्रेज, सबसे पहले आपके दिमाग में आता होगा कि कौन अप्रेज करेगा। अब एक वर्कर काम कर रहा है तो हर वर्कर्स के ग्रुप के ऊपर एक होता है सुपरवाइजर। क्या? सुपरवाइजर, जो उनके काम को सुपरवाइज करता है, उनके काम को चेक करता है। तो सबसे पहला नंबर आता है सुपरवाइजर का कि भाई सबसे पहले कौन काम चेक करेगा? सुपरवाइजर, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे पेयर्स। पेयर्स कौन होते हैं दोस्तों? पेयर्स बोल लीजिए या कलीग्स बोल लीजिए। कलीग्स कौन होते हैं? मैंने आपको एक शॉर्ट में समझाया था कि कलीग वो होते हैं जो एक ही पोजीशन पे जो लोग काम करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं भी जूनियर अकाउंटेंट, मेरा साथ वाला भी जूनियर अकाउंटेंट, हमारी पोस्ट सेम है, हमारी सैलरी सेम है, हमारा काम सेम है, तो हम दोनों में से कोई एक दूसरे का काम
चेक करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति है मनोज, एक ही शिवम। मनोज शिवम दोनों जूनियर अकाउंटेंट हैं, दोनों एक ही पोस्ट पे हैं, ठीक है। तो मनोज शिवम एक दूसरे क्या हुए, पेयर्स बोल लीजिए या कलीग्स बोल लीजिए। तो ये भी एक दूसरे का काम चेक कर सकते हैं कि भैया तू कैसा काम कर रहा है, तू काम कैसे कर रहा है ना। ये भी एक दूसरे का काम चेक कर सकते हैं। और नहीं चाहिए सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट कौन होता है, हमसे छोटा वाला, मतलब हमसे पोस्ट में जो नीचे होता है। अब बोलेंगे भाई हमसे नीचे पोस्ट वाला हमारा काम क्यों चेक करेगा, हम तो उसके बॉस हुए, वो हमारा काम कैसे चेक कर सकता है, उसको ये हक किसने दिया। तो गाइस ऐसा भी होता है, फॉरेन कंट्रीज में ऐसा भी होता है। फॉरेन कंट्रीज की जो यूनिवर्सिटी होती हैं, यूएसए के अंदर जो यूनिवर्सिटी होती है, कॉलेज होते हैं, वहाँ पे जो उनके स्टूडेंट होते हैं प्रोफेसर का काम चेक करते हैं कि प्रोफेसर कैसा पढ़ा रहा है, कैसा पढ़ा रहा है, वो देखते हैं, जांचते हैं। उसके बाद वो रिपोर्ट प्रिंसिपल को, जो भी हेड होता है, उसे देते हैं कि आज के प्रोफेसर ने हमें ऐसा पढ़ाया, ठीक है ना। तो दोस्तों कोई भी काम चेक कर सकता है, चाहे आपसे ऊपरली पोस्ट का हो तो कर ही लेगा, आपके साथ वाला भी और आपसे नीचे वाला भी, ठीक है। सुपीरियर, पेयर्स और सबऑर्डिनेट, तीन हो गए। आगे बढ़ते हैं। आगे सेल्फ अप्रेजल। तो सेल्फ अप्रेजल क्या, खुद का काम खुद ही चेक करना। आप कोई काम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आप एक पॉइंट में ना बार बार अटक रहे हैं, वो पॉइंट आप बार बार गलत कर रहे हैं। तो आपने खुद की गलती पहचानी कि भाई ये वाला पॉइंट में गलत कर रहा हूँ। तो आपने आगे अपने सीनियर से बात की कि सर मैं यार काम गलत कर रहा हूँ, मुझे सिखाइए, ठीक है ना। तो आप खुद की गलती भी जांच सकते हैं। हाँ वैसे कोई करता नहीं है ना। अगला यूजर्स ऑफ सर्विस। दोस्तों अब सारे काम मैन्युफैक्चरिंग का तो होता नहीं है कि हर कंपनी प्रोडक्ट बना ही रही है, कुछ कंपनियां सर्विस देती हैं। जैसे कि आपने कंपनी सुनी होगी डेलॉयट। डेलॉयट क्या है, सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। ये बहुत सारी कंपनियां सर्विस प्रोवाइडर है, मैंने एग्जांपल दे दिया आपको डेलॉयट का, मेरे दिमाग में आ गया ना इसलिए। डेलॉयट क्या करती है, आपको अकाउंटिंग सर्विस प्रोवाइड कराती है कि उसके साथ अकाउंटेंट है जो आपकी कंपनी की अकाउंटिंग करेंगे। तो उस केस में आपका काम कौन चेक करेगा, जो आपकी सर्विस ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं किसी कंपनी में गया, मैं उनकी अकाउंटिंग कर रहा हूँ, तो वहाँ की कंपनी के जो 2-3 लोग थे वो खड़े होकर मेरा काम देख रहे हैं, वो देखेंगे कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहाँ गलती नहीं कर रहा। तो इस केस में जब सर्विस देते हैं तो काम कौन चेक करता है, जिसको आप सर्विस दे रहे हो, ठीक है ना। आगे बोले कंसल्टेंट। मतलब कुछ कुछ केस में क्या होता है कि वर्कर को भरोसा ही नहीं होता। वर्कर कह रहा है कि भाई क्या पता सुपरवाइजर झूठ बोल दे मेरे काम को लेके, क्या पता मेरा साथी झूठ बोल दे, क्या पता मुझसे नीचे वाला भी झूठ बोल दे, ठीक है। और खुद को तो मैं चेक करूंगा नहीं, खुद को तो हर कोई अच्छा ही बताता है कि मैं तो सारा काम अच्छा करता हूँ। कब किसी चोर ने कब कहा है कि उसने चोरी की है, कभी कहा है, कभी नहीं कहा है, ठीक है। और यूजर ऑफ सर्विस, यूजर ऑफ सर्विस दूसरा व्यक्ति है। कुल मिलाकर दूसरे व्यक्ति पे वर्कर को भरोसा है ही नहीं कि ये सारे लोग झूठ ही बोलेंगे मेरे खिलाफ, है ना, अच्छा तो बोलेंगे ही नहीं। उस केस में आता है कंसल्टेंट। कंसल्टेंट क्या करता है कि कंपनी बोलती है अच्छा तुझे हम में से किसी पर भरोसा नहीं है, कोई बात नहीं भाई, एक बाहर से व्यक्ति को बुलाया जाता है, उससे कहा जाता है भाई यह तो बाहर से आया है, तू इस व्यक्ति मतलब वर्कर के काम पे नज़र रख। अब वर्कर के काम पे बाहर से व्यक्ति आया है तो वर्कर कहता है ठीक है बाहर से आया, कोई दिक्कत नहीं है। वो कंसल्टेंट वर्कर के काम को देखता है, ऑब्जर्व करता है और फिर उसकी गलतियां बताता है, उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल बताता है, ठीक है ना। तो कंसल्टेंट समझ में आ गया ना कि जो बाहर से आता है व्यक्ति। आगे आप करें, अगला टॉपिक हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस। कि भाई परफॉर्मेंस अप्रेजल का एक प्रोसेस भी होगा, है ना। कैसे होता है, पहला स्टेबलाइजिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। सबसे पहले आपको परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को फिक्स कर देना है। क्या कि भैया किस किस बेसिस पे हम परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे। जैसे कि हम जब चेक करेंगे तो सबसे पहले चेक करेंगे कि आपने क्वांटिटी कितनी बनाई है, उसकी क्वालिटी क्या है, आपने टाइम कितना लिया है, ठीक है। क्वांटिटी कितनी बनाई है, आपने क्वालिटी कैसी बनाई है, आपने टाइम कितना लिया है, ठीक है। और आपने उसमें खर्चा कितना किया, मतलब कॉस्ट कितनी आई है, ठीक है। आपने उसमें नुकसान कितना किया है, लॉस कितना किया है। प्रोडक्ट मान लो आप एक माल बना रहा है तो माल बनाते वक्त नुकसान भी होता है। एक लकड़ी कुर्सी बनाने में क्या सारी लकड़ी से कुर्सी बन जाती है, नहीं, कुछ लकड़ी काटी जाती है, तोड़ी जाती है, फेंकी जाती है, वो क्या है, वो एक तरह का लॉस ही तो हो रहा है हमारे लिए। तो आपको हर चीज़, ये सारी चीज़ देख के हम परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे। तो ये आपने स्टैंडर्ड को बता दिया। उसके बाद कम्युनिकेटिंग द स्टैंडर्ड। अब जो आपने स्टैंडर्ड फिक्स किया है ना, ये आपको वर्कर को बताने होंगे कि भाई हम आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल इन पॉइंट्स के बेसिस पे करेंगे, तो इनका ध्यान रखना काम करते हुए, ठीक है, उन्हें बता दिया आपने। फिर मेजरिंग परफॉर्मेंस। अब वो लोग अपना काम करना शुरू करते हैं और आप खड़े होकर देखते हैं, ठीक है। आपने पहले क्या करा, सारे पॉइंट निर्धारित किए कि हम इन पॉइंट के बेसिस पे परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे। उन पॉइंटों को आपने आपके वर्कर्स को भी बता दिया। अब वर्कर काम कर रहे हैं, आप चेक कर रहे हैं, चेक कर लिया, काम हो गया। उसके बाद आप करेंगे कंपेयर। कंपेयर क्या करेंगे, एक्चुअल रिजल्ट विद डिजायर रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि आपने कहा था कि भाई हम चेक करेंगे कि हमें 10 यूनिट चाहिए पूरे दिन में। 10 यूनिट के लिए हम आपको 8 घंटे दे रहे हैं। 10 यूनिट में आपको हम 8 घंटे भी दे रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम क्वालिटी 10 ऑफ 10 मांगते हैं, हमें पूरी अच्छी क्वालिटी चाहिए।
और इसके अंदर हम कॉस्ट मान लीजिए हम 2 रुपये की झेल लेंगे कॉस्ट, ठीक है। आपको 10 यूनिट बनानी है, 8 घंटे का टाइम है, ठीक है, क्वालिटी 10 होनी चाहिए। तो अब ये वर्कर ने बनाया, तो आपने देखा कि वर्कर ने बनाया, उस वर्कर ने 9 ही बना पाई और एक वर्कर ने 10 की 11 बना डाली और एक वर्कर ने 10 की 10 बनाई। क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा? 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। हाँ, तो आपने 10 बोली थी, तो एक वर्कर ए है, एक बी है, एक सी है, ठीक है, ध्यान समझना। एक वर्कर ने 10 की 9 बनाई, एक वर्कर ने 10 की 11 बना डाली और एक ने 10 की 10 ही बनाई। तो आपने यूनिट चेक कर ली, अच्छा हमने इतना बोला था, ये था हमारा डिज़ायर रिजल्ट जो हमें चाहिए, और ये निकल के आ रहा है क्या, एक्चुअल रिजल्ट जो इन लोगों ने किया। तो आपने कहा अच्छा एक ने 9 बनाई है, अच्छा एक ने 10 से ज़्यादा बना दी, अच्छा एक ने 10 ही बनाई है, चलो ठीक है। अब हम चेक करें क्वालिटी, क्वालिटी हमें 10 आउट ऑफ 10 चाहिए थी, तो इसने तो पूरे बनाए नहीं, तो क्वालिटी इसने तो क्वालिटी ठीक बनाई, लेकिन इसने वहाँ काम पूरा नहीं किया, 9 ही बनाई। इसने 10 की 11 बना दी, लेकिन इसकी क्वालिटी पुअर थी, इसकी क्वालिटी ठीक थी, इसकी क्वालिटी पुअर थी, और इसकी क्वालिटी भी एक्यूरेट थी, मतलब इसने क्वांटिटी भी सही बनाई, इसने क्वालिटी भी सही बनाई। तो आप देख सकते हो कि आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट क्या था ये, और आपका एक्चुअल निकल के आ रहा है ये। इस हिसाब से सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसकी हुई, सी की, ठीक है। और सी ने टाइम भी 8 घंटे ही लिए, इसने टाइम 8 घंटे लिए और इसने भी टाइम 8 घंटे ही लिए, ठीक है। तो आपको बात समझ में आई, ऐसे करके आगे बढ़ते हैं। डिस्कसिंग द अप्रेजल, इसके बाद ये हम अप्रेजल का डिस्कस करेंगे, मतलब जब आपने लोगों का काम देख लिया, अब आप उन लोगों से डिस्कस करोगे कि भाई देखो आप लोगों ने ये जो गलतियाँ की हैं, इन गलतियों का वो सुधारने की ज़रूरत है, ठीक है ना। उसके बाद टेकिंग करेक्टिव एक्शन, उसके बाद आप एक्शन लेंगे। एक्शन मतलब क्या, कि जिन्होंने गलती की है, जिनका काम थोड़ा वीक है, ठीक है, जिनने अच्छा काम किया है, जिनने मान लो अच्छा किया है, सी ने अच्छा किया है, तो सी को आपने प्रमोशन दे दिया, ये तो अच्छा काम कर रहा, तू प्रमोशन ले ले, ठीक है। बी के काम में क्वालिटी ख़राब थी, मतलब इसे भी काम अच्छे से आता नहीं है, तो इसको थोड़ी 1 महीने की ट्रेनिंग पे छोड़ दिया कि और अच्छे से सीख। और बच्चा आपका ए ने थोड़ी स्पीड धीरे की है, तो इसको ट्रेनिंग कराएगी कि थोड़ी स्पीड कैसे तेज करना काम के दौरान, ठीक है ना। ऐसे करके आप एक्शन ले सकते हो। आगे बढ़े, मैथड और टेक्निक्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, सॉरी देखिए, अब मेथड क्या होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के, तो गाइस 2 मेथड होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के, एक होता है आपका ट्रेडिशनल और एक होता है आपका मॉडर्न। मतलब ट्रेडिशनल पहले से चला आ रहा है और मॉडर्न जो अब चल रहा है। देखिए ट्रेडिशनल मेथड पहला है रिपोर्ट, कि भाई एक व्यक्ति काम कर रहा है तो उसकी रिपोर्ट भी तो बनती रहती है ना, कि कितने बजे आया, कितने बजे गया, कितने घंटे काम किया, कितने घंटे रेस्ट लिया, कितना माल बनाया, तो उसकी रिपोर्ट को देख के भी आप उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल कर सकते हो कि अच्छा है, अगर ये इतने घंटे काम कर रहा है तो अच्छे कर रहा होगा ना, ऐसे करके। अगला ऐसे कि आप वर्कर को पेज और पेन देते हो कि अपने बारे में लिख, तूने पूरे दिन क्या क्या काम किया, तूने पूरे दिन काम में क्या क्या गलतियाँ की, तूने क्या क्या नया सीखा, है ना, ऐसे करके। क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक, इसके अंदर क्या होता है, जो वर्कर का ग्रुप है उसके ऊपर क्या है सुपरवाइजर, उसको बुलाया जाता है, उससे पूछा जाता है कि बताओ भाई कि तेरे ग्रुप में एक मनोज है, मनोज कैसा काम करता है, तो बताएगा कि हुजूर मनोज टाइम पे तो आ जाता है, लेकिन मनोज काम करने में यहाँ दिक्कत करता है, या काम इतना अच्छा करता है, तो उसके बेस पे भी आप परफॉर्मेंस अप्रेजल कर सकते हो। इसमें आप उससे पूछ सकते हो कि क्रिटिकल इंसिडेंट मतलब कि क्या क्या मनोज ने पिछले सालों में क्या क्या गलतियाँ की हैं, या मनोज की क्या क्या उपलब्धियाँ रही हैं, क्या क्या उसने हासिल किया है ना, अपने काम से, ऐसे करके। अगला चेकलिस्ट, कि भाई सुपरवाइजर को कंपनी चेकलिस्ट देती है हर वर्कर के बारे में, जिसके अंदर कुछ क्वेश्चन लिखे होते हैं और सामने यस और नो, तो सुपरवाइजर को भरना होता है यस और नो। जैसे कि मनोज एक व्यक्ति है, उसके बारे में चेकलिस्ट बनाई गई। पहला क्वेश्चन, क्या मनोज टाइम पे आता है, यस और नो, तो सुपरवाइजर टिक करेगा हाँ आता है। मनोज काम में कहाँ गलती करता है या ना, हाँ या ना, ठीक है। क्या मनोज को मशीन चलाने आती है, तो ऐसे करके क्वेश्चन होंगे, सामने यस और नो होगा, तो उसमें चेकलिस्ट चेक करने होंगे, मतलब साइन मारने होंगे, है ना, कि कौन कौन सा काम वो सही करता है, कौन कौन सा नहीं करता। इस बेसिस पे भी हम कर सकते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। अगला ग्राफिक मतलब क्या, कि एक ग्राफ टाइप में बनाया जाता है कि भाई जब शुरू में आया था तो अच्छा काम कर रहा था, फिर इस डेट से इस डेट तक वो डाउन हो गया, फिर थोड़ा ऊपर बढ़ा, फिर डाउन हो गया, ऐसे करके ना ग्राफ टाइप ही बनाते हैं हम अपने एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। आगे बात करें फोर्स्ड चॉइस मेथड। फोर्स चॉइस मेथड के अंदर क्या होता है, इसके अंदर दोस्तों सेम वही होता है कि एक मिनट जाइए, गला सूख गया यार। हाँ, तो गाइस फोर्स चॉइस मेथड के अंदर क्या होता है कि हर एक एम्प्लॉय के बारे में सुपरवाइजर को एक क्वेश्चन की लिस्ट दी जाती है, या पूछ सकते स्टेटमेंट की लिस्ट दी जाती है,
जिसके अंदर हर व्यक्ति या हर वर्कर की कोई स्टेटमेंट लिखी होती है और सुपरवाइजर को पढ़ के बतानी होती है कि वो सही है या गलत। जैसे कि एक वर्कर है मनोज, ठीक है, मनोज जी मान के चलते हैं। मनोज के बारे में जो लिस्ट आई उसमें क्वेश्चन लिखा था कि पिछले शनिवार को 10 बजे सुबह के मनोज ने इस वाली मशीन पे ये वाला काम किया था, सही है या गलत। तो उसे पढ़ के बताना है सही है या गलत। ऐसे करके क्वेश्चन आएंगे, उस हिसाब से भी हम परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं। अगला स्ट्रेट रैंकिंग मेथड। इसके अंदर डायरेक्ट रैंकिंग दे दी जाती है कि भाई ये वाला बंदा पूरा अच्छा काम करता है, इसकी रैंक 1 है, इसकी रैंक 2 है। इसमें वर्कर काम देख के वर्कर का उसे रैंकिंग दे दी जाती है। अगला पेयर कंपैरिजन। इसमें कंपैरिजन होता है हर एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ। 5 लोग हैं, ए बी सी डी ई, ठीक है, तो ए का बी के साथ कंपैरिजन होगा, फिर ए का सी के साथ, फिर डी के साथ, ऐसे एक दूसरे से कंपैरिजन होगा जिससे पता लगा सके कि सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन है। उसके बाद ग्रुप अप्रेजल मेथड। इसके अंदर दोस्तों ग्रुप आएगा जो एक पर्टिकुलर व्यक्ति का काम को चेक करेगा कि एक हमारा वर्कर है, शाम के काम को चेक करने के लिए 5 लोग आएंगे और देखेंगे भाई कैसा काम कर रहा है, ठीक है। अगला आखिरी हमारा फील्ड रिव्यू मेथड। इसके अंदर जहाँ वो काम कर रहा है, जिस फैक्ट्री में, जिस कमरे में, उसमें जाके उसको काम को देखा जाता है कि अच्छा ऐसे काम करता है, अच्छा ऐसे चला रहा है मशीन, है ना। ऐसे करके फील्ड पे जाके काम को चेक करना होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल का टाइप, ठीक है। तो ये हमने कर लिया ट्रेडिशनल मेथड। आगे बढ़ते हैं गाइस, जो कि फील्ड हो गया, सॉरी मॉडर्न मेथड। अब हम बात करेंगे मॉडर्न मेथड के बारे में। नंबर 1 असेसमेंट सेंटर मेथड। दोस्तों इसके अंदर एम्प्लॉय को एक टास्क दिया जाता है, हाल ही फिलहाल में मतलब से बुलाया जाएगा, उसे टास्क दिया जाएगा कि इस टास्क को आपको करना है। वो उस टास्क को कितनी स्पीड के साथ, कितनी एक्यूरेसी के साथ करता है, उसको चेक किया जाएगा। एक्यूरेसी मतलब कि करेक्टली भी, ये नहीं कि स्पीड में गलत करे आ रहा है। जैसे मान लो उसे शीट बनाने को बोल दिया कि आपको एक्सेल में शीट बनानी है, कोई सी भी, मतलब कोई सी मतलब कैलकुलेशन वाली। अब वो शीट बना रहा है, अब उसे दिक्कत आ रही फॉर्मूले यूज करने में, है ना। तो देखा जाएगा अच्छा ऐसे फॉर्मूले नहीं आते मतलब एक्सेल में, या आते हैं कितने अच्छे से काम कर रहा है, तो उसको बोलते हैं हम असेसमेंट सेंटर मेथड। अगला HR अकाउंटिंग मतलब ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। दोस्तों हर ह्यूमन रिसोर्स की कुछ वैल्यू होती है, हर व्यक्ति अपने आप में मूल्यवान होता है। कि अगर एक व्यक्ति अकाउंटेंट जॉब कर रहा है और अच्छे से कर रहा है तो मतलब वो सारे काम अच्छे से कर रहा है, तो कंपनी को कुछ तो प्रॉफिट प्रोवाइड करा ही रहा है ना वो। ये मान लीजिए वर्कर है जिसको दिन में 10 प्रोडक्ट बनाने को बोला जाता है, वो 10 केस बना रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि काम टाइम पे पूरा कर रहा है, तो कंपनी का गोल अचीव करने में हेल्प कर रहा है। अगर ऐसा व्यक्ति काम छोड़ जाएगा तो कंपनी को कितनी दिक्कत होगी। तो कंपनी क्या करती है इस केस में, लोगों की वैल्यू निकालती है कि भाई ये वाला व्यक्ति मतलब मूल्यवान है कि नहीं, अगर ये छोड़ के चला गया तो हमें नुकसान होगा या नुकसान नहीं होगा, उस हिसाब से भी हम अप्रेजल करते हैं। अगला बिहेवियरली। अच्छा दोस्तों इसका एग्जांपल और देता हूँ। ऐसे केस में ना लालच दिया जाता है, मान लो व्यक्ति है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, कंपनी बहुत खुश है उससे कि वो कंपनी के गोल अचीव करने में कंपनी की हेल्प कर रहा है। वो बोलता है कि भाई मैं काम छोड़ रहा हूँ, तो कंपनी बोलेगी भाई वो तेरी सैलरी बढ़ा देंगे, हम तेरा बोनस बढ़ा देंगे, काम मत छोड़। क्यों? क्योंकि कंपनी जानती है अगर ये काम छोड़ के चला गया तो हमें दिक्कत बहुत होगी फ्यूचर में, है ना। आगे करते हैं बिहेवियर। दोस्तों इसके ना हम बिहेवियर देखते हैं कि भाई बिहेवियर का एक चार्ट बनाते हैं कि इसने हर टाइम में कैसा कैसा बिहेवियर रखा काम के प्रति, ठीक है। अगला मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर हम ऑब्जेक्टिव को देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेजमेंट का, उस हिसाब से हमें कितने व्यक्ति चाहिए काम के लिए, है ना। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला कौन सा है, हाँ, तो भाई इसमें ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इसके अंदर ना वर्कर को बुलाया जाता है, वर्कर से बुलाया जाता है कि भाई तुम्हें मैं गोल देंगे, मतलब एक काम टास्क देंगे, उसको तुम्हें करना है अपने सुपरवाइजर के साथ, और देखेंगे कि कैसे वो दिमाग चलाता है उस काम के अंदर। इससे क्या होगा, उसको मोटिवेशन बढ़ेगा कि भाई मुझे भी साथ में काम करने के लिए बोला जाता है सुपरवाइजर के साथ, कि वो इतनी बड़ी पोस्ट पे मैं नीचे, लेकिन मुझे उसके साथ काम करने को मिल रहा है, तो वो भी खुश होगा ना कि भाई मुझे भी कुछ समझ आ रहा है। आगे बात करें दोस्तों, मैंने आपसे बोला था ना कि इसमें से क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है ये द 360 डिग्री अप्रेजल। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर साल पूछा ही जाता है द 360 डिग्री अप्रेजल टेक्निक, और सबसे ज़्यादा चलता भी यही आजकल। जितना भी पढ़ा है ना इनमें से बहुत कम चलते हैं, सबसे ज़्यादा चलता रियल लाइफ में यही है द 360 डिग्री। दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अप्रेजल होता है व्यक्ति का उसके आस पास वाले लोगों से पूछे, उससे नहीं पूछेंगे कुछ भी, हम उसका काम नहीं देखेंगे, उसके आस पास के लोगों से पूछेंगे। जैसे कि एक व्यक्ति है मनोज, ठीक है, तो मनोज के सुपरवाइजर से पूछेंगे कि मनोज काम कैसे करता है, मनोज के सबॉर्डिनेट से पूछेंगे कि काम कैसे करता है, और मनोज के साथ वाले यानी पेयर से पूछेंगे कि मनोज काम कैसे करता है। मनोज जिन कस्टमर से कॉन्टैक्ट में, उन कस्टमर से भी पूछेंगे कि आपको इसकी सर्विस कैसी लग रही है। तो ऐसे उसके आसपास के सारे लोगों से बात करके, यानी 360 डिग्री उसके आसपास के सारे लोगों से उसके बारे में पूछ के हम उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं। दोस्तों इसे पढ़ लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है 360 डिग्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हो गया
आगे बढ़ते हैं, इस बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की। दोस्तों अगला टॉपिक है प्रॉब्लम विद परफॉर्मेंस अप्रेजल, कि भाई परफॉर्मेंस अप्रेजल करते टाइम कौन कौन सी दिक्कतें, कौन कौन सी परेशानियां आती हैं। देखिए पहली है जजमेंट एरर। गाइस जो बंदा चेक करने गया है वर्कर के काम को, वो भी इंसान है, भगवान तो नहीं है, और गलतियां इंसान से ही होती हैं। तो उससे भी कुछ गलतियां होती हैं जो शायद वो जानबूझ के कर दे या अनजाने में करते, उनकी बात करेंगे। नंबर 1 है फर्स्ट इंप्रेशन। दोस्तों फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है, एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए चेक करने गया, ठीक है, व्यक्ति है वो चेक करने गया वर्कर को, ठीक है, वर्कर है जो पिछले 5 घंटे से काम कर रहा है लगातार, अब थोड़ा थक गया तो थोड़ा बैठ गया जमीन में, सांस लेने लगा आराम से, वो थक गया, 5 घंटे लगातार काम कर रहा था तो थोड़ा बैठ गया, और उसी टाइम ये आ गया चेक करने वाला हमारा व्यक्ति। तो ये देखता है कि वर्कर तो बैठा हुआ है, तो इसके दिमाग में क्या आया फर्स्ट इंप्रेशन देख के, कि ये तो बैठ रहा है, मतलब काम ही नहीं करता हुआ, ये तो बैठा हुआ है। तो इसके दिमाग में फर्स्ट इंप्रेशन का नेगेटिव आया कि भले इसे पता नहीं है कि वो पिछले 5 घंटे से काम कर रहा था, लेकिन इसने अभी उसे देखा तो बैठा हुआ था, तो इसने सोच लिया कि बैठा ही रहता है, काम नहीं करता। तो ये क्या फर्स्ट इंप्रेशन। अगला हालो। दोस्तों हालो इफेक्ट क्या होता है, हालो इफेक्ट क्या होता है कि एक व्यक्ति की आप बुराइयां को नजरअंदाज करके उसकी एक अच्छाई के पीछे पड़ जाते हो। फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति है जो पिछले 10 दिन से, क्या बोल सकते हो, बहुत टाइम से गलतियां कर रहा है, ठीक है, बहुत टाइम से गलतियां कर रहा है, काम में ये दिक्कत कर देता है, कभी काम में वो खराब कर देता है, कभी वो खराब कर देता है। आज उसने सारा काम अच्छे से किया, तो आपने उसके पिछले दिनों को छोड़ के उसका खाली जो आज इसने काम अच्छा किया उसे देखा कि मतलब काम अच्छा ही करता होगा। इसको आप इस तरह समझिए कि एक स्टूडेंट है जो डेली एब्सेंट रहता है, क्लास में आता ही नहीं है, आता है भाई आता है, एब्सेंट ही रहता है। आज पूरे दिन क्लास में टिका तो आपको लगा कि ओहो ये तो क्लास में टिकता है, तो आपने आज को देख के उसको अच्छा समझ लिया, जबकि ये गलत है। अगला कौन सा इफेक्ट है हमारा, अगला है हॉर्न इफेक्ट। हॉर्न इफेक्ट की वही एग्जांपल देखिए, एक स्टूडेंट डेली आ रहा है क्लास में डेली, लेकिन वो आज नहीं आया, एक दिन एब्सेंट हुआ, तो उसकी आज की बुराई को देख के आपको लगा कि बच्चा तो आता ही नहीं होगा कभी। तो क्या कि एक बुराई को देखा, सारे अच्छाइयों को नजरअंदाज कर दिया, ये भी गलत है। आगे बात करें लेनेंसी। लेनेंसी क्या होता है दोस्तों, कि कभी कभी चेक करने गया है ना, या तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा लेनेंट रहता है, मतलब आरामदायक, मतलब कि चेक करने गया तो स्ट्रिक्ट, क्या कि बहुत स्ट्रिक्ट हो गया, काम करो, बैठे कैसे हो, पानी कैसे पी रहे हो, जल्दी करो, है ना, ये क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट। और बहुत लेनेंट गया कि जाके खुद बैठ गया, हाँ ठीक है चलने दो, हाँ करो करो, पानी पीना, हाँ बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत ज़्यादा आराम से भी काम नहीं करना, तो आपको बहुत ज़्यादा आराम से चेकिंग नहीं करनी, और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी चेकिंग नहीं करनी, एक सिंपल नॉर्मल वे में करनी है। आगे बात करें सेंट्रल टेंडेंसी। कभी क्या होता है, चेक करने आता है वो भी उन्हीं के बीच का व्यक्ति है, उसी कंपनी का, सारे वर्कर जानते भी होंगे उसे, तो वो सोचता है कि मेरी बुराई वर्कर से भी ना बने, बॉस से भी ना बने, तो वो चेकिंग ऐसी करता है कि ये भी खुश, वो भी खुश, मतलब बॉस ने कहा सबको आपको 100 में से नंबर देने, तो उसने 100 में से 100 भी किसी को नहीं दिए, 100 में से 0 भी किसी को नहीं दिए, 50 55 50 55 ऐसे दिए कि ये भी बुरा ना माने, वो भी बुरा ना माने, जबकि ये काम भी गलत है। आगे बात करें स्टेरियोटाइपिंग। मतलब स्टेरियोटाइपिंग क्या होती है कि रूढ़ी विचारधारा के लोग, पुरानी विचारधारा के, फॉर एग्जाम्पल वर्कर महिलाएं हैं, महिलाएं काम कर रही हैं, तो जो व्यक्ति चेक करने गया उसके मन में क्या चल रहा है कि यार अच्छा वर्कर महिलाएं, महिलाएं तो वैसे भी आराम से काम करती है, इन्हें काम करना अच्छा से आता कहाँ है ना। तो जबकि ये बात गलत है, क्या पता वहाँ की महिला अच्छा काम कर रही है पुरुषों से भी, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि महिला तो अच्छा काम करती ही नहीं है, तो उसने उसी बेसिस पे उन्हें गंदे नंबर दे दिया, फिर गलत रैंकिंग दे दी कि B C D अच्छा काम कहाँ करती होंगी, काम देखने नहीं गया, अपने मन से दे दिया, तो ये भी गलत है। आयत करें रिसेंसी इफेक्ट। दोस्तों रिसेंसी इफेक्ट मतलब रिसेंट, हाल फिलहाल के इफेक्ट को देख के, कि व्यक्ति है पिछले 10 दिन से काम गलत कर रहा है, आज उसने खाली एक दिन अच्छा काम किया, तो अपने आज के काम देख के ही उसे रैंकिंग कर दी अच्छी, जबकि आपने पहले के काम नहीं देखा कि पहले उसने कब से गलत कर रहा है, आपने खाली आज का काम देखा, उसे अच्छा मान लिया, ये भी गलत है। आगे करें पुअर अप्रेजल फॉर्म। क्या पुअर अप्रेजल फॉर्म, क्या कि आप चेक ही गलत कर रहे हो, मतलब जिन जिन पॉइंटों का आपको चेक करना है उन पॉइंटों पे चेक नहीं कर रहे कि मतलब काम अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा, या फिर क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी कैसी है, आप उन पॉइंटों को छोड़ के बेकार की बात देख रहे हो कि कपड़े कैसे पहन रखे हैं, ठीक है, मशीन में हाथ कैसे रख रखा है, काम कर कैसे, पेज कैसे साइड कैसे कर रहा है, कैसे पेज कैसे पकड़ रखा है, तो ये सब फालतू की चीज़ है, उन पॉइंटों पर ध्यान दो जो आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल में है। अगला लैक ऑफ रेटस प्रिपेयर्डनेस। क्यों चेक करने गया उसे खुद भी तो आना चाहिए, अगर उसको खुद तो आता नहीं तो दूसरों को क्या चेक करेगा, तो खुद ही प्रिपेयर होकर जाना चाहिए। अगला इनइफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी और प्रैक्टिसेस। भाई कभी क्या होता है, जो रैंकिंग देने वाला व्यक्ति है वो बहुत अच्छी रैंकिंग करता है, मतलब लोगों को जाके अच्छे से चेक करता है, अच्छे से उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल करता है, लेकिन कंपनी उसको इसके बदले में कुछ भी नहीं देती, ना शाबाशी, ना तारीफ, ना बोनस, ना कुछ। तो अगली बार जब से भेजा जाएगा तो वो क्या सोचेगा कि भाई कुछ मिलता तो है नहीं, फालतू टाइम वेस्ट करो, तो वो अच्छे से काम नहीं करेगा, तो ये भी गलत है।
कंपनी को ध्यान देना चाहिए। आगे बात करें एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक की जरूरी विशेषताएं क्या है। पहला रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी कि जो भी आप चेक कर रहे हो वो रिलायबल होना चाहिए, जिस व्यक्ति को आप भेज रहे हो वो भरोसेमंद होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति चेक करने गया 5 लोगों को, 5 में से एक उसका दुश्मन था, मतलब पड़ोसी था, बनती नहीं थी आपस में, तो 4 को उसने अच्छा रैंक कर दिया, 5 के अच्छा रैंक नहीं किया, जबकि 5 वाला अच्छा काम कर रहा होगा, लेकिन उसने इसलिए रैंक नहीं किया कि उसकी पर्सनल दुश्मनी है या बाहरी उनका रिलेशन अच्छा नहीं है। तो ये भी गलत बात है, इससे हम उसके बताए रिजल्ट पे रिलायबल नहीं हो सकते। ठीक है ना। आगे जॉब रिलेटेडनेस, जो भी आप सवाल पूछ रहे हो, जो भी आप सवाल के बेसिस पे चेक कर रहे हो, वो जॉब से रिलेटेड होने चाहिए। और कोई क्वेश्चन मत पूछो कि घर कहाँ रहते हो, कैसे आते हो, ये सब क्या है, ये जॉब से रिलेटेड है नहीं ना, तो ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए। आगे स्टैंडर्डाइजेशन, काम की क्वालिटी को चेक करो, क्वांटिटी को भी चेक करो, लेकिन क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट है कि काम की क्वालिटी कैसे, स्टैंडर्ड कैसा है। अगला प्रैक्टिकल अवेलेबिलिटी कि उस काम की प्रैक्टिकल में क्या स्थिति है, जो काम कर रहे हो प्रैक्टिकली है कि नहीं है, कि मतलब आपने जो गुड्स बनाया वो हमारे यूज में है भी कि नहीं, आप बनाए चले आ रहे हो। अगला लीगल टैक्सेशन, काम कानूनी तरीके से होना चाहिए, इलीगल काम नहीं होना चाहिए। अगला ट्रेनिंग टू अप्रेजल, जो जा रहा है भैया उसको ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, उसे ट्रेनिंग देनी चाहिए, काम को देखना कैसे, आपको कैसे चेक करना है। अगला ओपन, हाँ अप्रेजल, ट्रेनिंग का अप्रेजल मतलब कि जिनको आप चेक कर रहे हैं उनको भी ट्रेनिंग दो और खुद को भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। ठीक है ना, काम चेक करने की। अगला ओपन कम्युनिकेशन, जो चेक कर रहा है और जिसका काम चेक हो रहा है, दोनों में एक ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए कि बात करने का कोई भी चीज हाइड नहीं होनी चाहिए, दोनों आपस में दूसरे से बात शेयर कर पाए अपनी अपनी। अगली एम्प्लॉय एक्सेस टू रिजल्ट, अब जब रिजल्ट बनेगा आपने पूरा चेक कर लिया, उसका जो रिजल्ट बनेगा एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय को भी एक्सेस दो अपना रिजल्ट देखने के लिए कि कहाँ उसने गलती की है, कहाँ कहाँ से कितने पॉइंट मिले, जिससे अगली बार वो सुधार सके। अगला ड्यू प्रोसेस, अब कोई एम्प्लॉय है वो खुश नहीं है अपने रिजल्ट से देखने के बाद, सर आपने यहाँ गंदे नंबर कैसे दे दिए, तो समझाओ बताओ कि आपने यहाँ ऐसी गलती की थी, तब वो समझेगा। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 खत्म हुआ, यूनिट नंबर 3 का। आई होप चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो, है ना। दोस्तों इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर कर देना, उन तक भी पहुंच जाए। और अगर आपका एग्जाम HRM का आने वाला है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो जरूर देख लेना गाइस, उनसे बाहर एग्जाम नहीं आएगा। ठीक है, लिंक ऊपर आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाके देख लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।